हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। जैसा कि आज का टॉपिक ही हम बायोलॉजी के बीच से उठाए हैं और वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बॉडी का जो निर्माण होता है, या फिर वो मनुष्य का बॉडी हो या फिर मतलब किसी जानवर का हो या फिर वृक्ष हो, ये सभी सेल से होते हैं यानी कोशिका से होते हैं। कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उनको मिलाने से टिश्यू बनते हैं यानी ऊतक बनते हैं, और ऊतकों के मिलने से बॉडी ऑर्गेन्स बनते हैं यानी बॉडी यानी शरीर के अंग का निर्माण होता है। और सभी शरीर के अंग को मिल जाने से एक शरीर का यानी एक बॉडी का निर्माण होता है। तो ऐसे तो हमें सेल से शुरू करना चाहिए था, लेकिन हमने सेल से शुरुआत नहीं किया है। बीच से हमने इसलिए शुरू किया है ताकि आपको बायोलॉजी से इंटरेस्ट लगे, आपको मैं वो चीज़ बताऊं जो कि आप देखते हैं अपने अंदर, वैसी क्रिया को होते देखते हैं, तो उसके बारे में पहले मैं बताऊं कि आखिर वो क्या है। उसके बाद हम आपको सेल डिवीज़न भी पढ़ाएंगे और सेल और टिश्यू के बारे में भी बताएंगे, और साथ साथ बॉडी के अंदर जितने ऑर्गेन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो या फिर लंग्स हो, ब्रेन हो, सबके बारे में हम अलग अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आज का जो टॉपिक हमने लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो। लेकिन जो भी तथ्य होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो तो निश्चित रूप से हमने इसमें रखा है, साथ ही हम इसको समझाने का भी आपको प्रयास करते हैं ताकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर बायोलॉजी अगर आपको आज तक टफ लगा है तो बहुत आसान लगेगा। ये मेरी माने तो निश्चित रूप से बायोलॉजी आज के बाद आपको आसान लगने लगेगा। मैं एकदम सरल भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, सरल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको बायोलॉजी भली भांति और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि जीने के लिए चाहे मनुष्य हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधा क्यों ना हो, उसे जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जब भोजन की आवश्यकता होती है तो भोजन के लिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन उसमें से हम आज एक मनुष्य लिए हैं जिसमें देखेंगे कि मनुष्य जब भोजन करता है तो फिर इसके अंदर वो भोजन पचता कैसे है, यानी कौन कौन से बॉडी के ऑर्गेन्स हैं जो भोजन पचाने में मदद करता है, और वो कौन कौन से एंजाइम हैं जिनका यूज होता है भोजन पचाने में। तो सबसे पहले यह जानिए बच्चों कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो है अंगों के वैसे समूह, अंगों के वैसे समूह जो भोजन को पचाने में मदद करता है, उसी को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी वे सारे ऑर्गेन्स यानी अंग जो भोजन को पचाने में मदद करता है उसको क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भाग में बांट देते हैं। देखिए बच्चों, इसको दो भाग में बांट देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। यहाँ पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसका हिंदी होता है आहार नाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसका होता है पाचक ग्रंथि। यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, जो आहार नाल होगा, वो होता है मुख गुहा से ले करके जो एनस तक का मार्ग है, जो कि आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन शरीर के अंदर जाने को ले करके फिर उसको बाहर आने तक की जितनी नलियां हैं उन सभी को बोलते हैं आहार नाल। ठीक है बच्चों। लेकिन भोजन जब गमन करेगा इस सारे नलियों में तो इनको बीच बीच में एंजाइम मिलेंगे ताकि वो टूट सके, पच सके,
तो उसके लिए हम फिर जो दूसरा पार्ट हमने कहा वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि के कारण ही भोजन इस नलियों में पच पाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये जो फिगर है ये आपके पेट के अंदर की फिगर है, यानी जब आप भोजन करते हैं, मुख में भोजन रखते हैं, चबाते हैं, तो जैसे जैसे भोजन आपके शरीर में वो गमन करता है, चलता है और कहाँ कहाँ पहुँचता है, कितने देर तक पहुँचता है, उन्हीं का ये एक फिगर है। और सबसे पहले इस फिगर पर हम आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि आखिर किसका नाम क्या है, फिर उसके बाद भोजन कैसे कैसे पचता है और फिर वो कैसा कैसा रूप लेता है और उसका नाम कैसे चेंज होता है, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भोजन आप मुख में रखते हैं, तो मुख में रखते हैं तो मुख में जब आप भोजन को चबाते हैं तो लार निकलता है। तो जो लार जिस ग्रंथि से निकलता है उसको लार ग्रंथि बोलते हैं, यानी उसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होता है। उन 3 पेयर में एक ग्लैंड आपके जो है जीभ के अंदर होता है, यानी नीचे होता है। जीभ के नीचे जो ग्लैंड होता है इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो जीभ के ऊपर यानी तालू पर होता है उसको बोलते सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलेंगे, और जो मतलब जीभ के नीचे रहेगा उसको बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, सबलिंगुअल ग्लैंड याद रखेंगे इसको। फिर उसके बाद एक ग्लैंड होगा जो कान के बगल में होगा, इसको बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड। ये इन तीनों ग्रंथि में जो लार ग्रंथि ये 3 तरह का होता है, इन तीनों ग्रंथि में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर भोजन जो है ग्रास नली यानी ओसोफेगस से होते हुए अमाशय में पहुंचता है, जिसको आप एस्टोमैक कहते हैं। इस एस्टोमैक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जठर ग्रंथि होता है। ये जठर ग्रंथि निकल के भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है। फिर भोजन यहाँ कुछ समय रहने के बाद फिर छोटी आंत में प्रवेश करता है। ये जो छोटी आंत है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मार्ग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का मार्ग है ये जो आप देख रहे हैं, इस सब को छोटी आंत कहते हैं, यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया है। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जो बोलते हैं डिओडनम बोलते हैं, यानी ग्रहणी या पक्वाशय बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो छोटी आंत का यानी प्रारंभिक भाग है, शुरू वाला, उसको बोलेंगे आप डिओडनम यानी ग्रहणी या पक्वाशय। उसके बाद यहाँ से लीजिए, यहाँ से जब आगे जाइए यानी कि पूरे छोटी आंत का जो बीच वाला भाग होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आप मान लीजिए, इसको जेजनम बोलते हैं यानी मध्यांग बोलते हैं। और फिर उसका आगा जो पार्ट होता है ये वाला, जहाँ तक वो बड़ी आंत में जुड़ता है, उससे पहले का जो ये छोटी आंत का भाग है इसको इलियम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इन तीनों को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इसके बाद छोटी आंत से भोजन कहाँ गुजर जाता है? गुजर के आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन गमन करेगा, यहाँ पानी का अवशोषण होता है, याद रखिएगा, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। और फिर बड़ी आंत होते हुए वह मल के रूप में रेक्टम में यानी मलाशय में जमा होता है, और फिर यहाँ जो है मल मार्ग से यानी एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये हमने सिर्फ ये एलिमेंट्री कैनाल का हमने एक रास्ता बताया। उसके बाद जान लीजिए बच्चों, ये लीवर है आपका। ये अब थोड़ा ग्लैंड के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। ये लीवर है, ये लीवर में एक गोल ब्लैडर होता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं, यहाँ पर पित्ताशय है। और ये जो होता है ये पैनक्रियाज है जिसको अग्नाशय बोलते हैं।
पैनक्रियाज से जो नली गुजरती है और गोल ब्लडर से जो नली गुजरती है, ये दोनों आके एक जगह मिल जाती है। देखिए गोल ब्लडर से, यानी गोल ब्लडर से जो नली निकली है ये किस में खुल रही है? पैनक्रियाज के नली में। और ये पैनक्रियाज किस में मिल गया है? ये छोटी आंत के उस भाग में मिली है जिसको डिओडेनम बोलते हैं। तो उस भाग में यहाँ से एंजाइम निकलेगा, मतलब निकल के भोजन में मिलेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अब हम इसको एक कहानी के थ्रू बताते हैं ताकि आप इसको समझ जाएंगे। हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ये सारे ऑर्गेन्स के नाम आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले ध्यान से सुनिए क्या होता है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन जब मुंह में रखेगा, यानी मुख में रखेगा, तो पहले उस भोजन को चबाएगा। तो जितना वो चबाता है उतना लार उस भोजन में मिलता है। और लार क्या करता है? भोजन को फिसलने के लायक बना देता है, यानी उसको वो इस लायक बना देता है कि उसको निगलना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो और एक चीज़ होता है कि जब इसमें लार मिल जाएगा तो यह इसको निगलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि भोजन में 3 प्रकार, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन 3 प्रकार का तत्व याद रखिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा। ये 3 प्रकार का जो है एलिमेंट यानी तत्व हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए। तो याद रखिए कि जो भोजन में जो ये 3 प्रकार का एलिमेंट होता है, ये तीनों जब तक पचेगा नहीं तब तक मतलब भोजन जब तक पचेगा नहीं तब तक ये तीनों एलिमेंट हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होगी। तो जिस समय कोई व्यक्ति भोजन को चबाता है तो चबाते समय तीनों ग्लैंड से लार ग्रंथि की जो तीनों ग्लैंड है, 3 जोड़ा ग्लैंड यानी 3 पेयर होता है, यानी 6 ग्लैंड होता है। 2 नीचे 2, यानी कि ये जितने भी ग्लैंड आप देखते हैं ये सभी 3 पेयर होते हैं, यानी 1 पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, यानी 3 दूना 6 होता है। तो आखिर 6 से या फिर उनमें से जो है लार जो है निकल करके भोजन में मिलता है। तो जब मिलेगा तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, क्योंकि लार ग्रंथि से याद रखिए बच्चों 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। वो 2 प्रकार का एंजाइम जो होता है जो मुख के सलेवरी ग्लैंड से निकलता है, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। अभी ध्यान रखिएगा कि हमारा भोजन अभी मुख में है, अभी सिर्फ मुख की क्रिया को देखते हैं कि जब हम मुख में भोजन लेते हैं तो मुख में भोजन रखने के बाद जब हम चबाएंगे तो उसमें लार मिलेगा। लार कहाँ से आएगा? लार ग्रंथि से आएगा। तो उस लार में क्या क्या होता है? उस लार में होता है टाइलिन और दूसरा क्या होगा? लाइसोजाइम। अब भोजन जब आप करेंगे तो भोजन में कुछ जीवाणु भी होते हैं जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो होता क्या है कि जो जीवाणु भोजन में रहता है वो लाइसोजाइम के कारण मर जाता है, यानी लाइसोजाइम क्या करता है? उस जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, मार देता है, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जा कर के किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाए। फिर जो टाइलिन होता है, जो लार में जो टाइलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। याद रखिए बच्चों कि मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और ये पाचन कौन करता है? टाइलिन करता है। याद रखिएगा, यानी कि भोजन पाचन की जो क्रिया होती है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही प्रारंभ होता है, जो मुख से ही प्रारंभ होता है। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है तो आप क्या बोलेंगे? टाइलिन। या फिर अगर बोले कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम निकलता है तो आप बोलेंगे टाइलिन। ठीक है बच्चों, टाइलिन जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में करता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद मुख में जब भोजन पूरी तरह से लार से मिल गया, पूरी तरह से दांत से कुचला गया, तो अब उसको जब निगलने के लायक बन जाता है तो अब वो क्या करता है? यहाँ ग्रास नली से ऐसे पहुँचता है, किसमें? एस्टोमैक में। ठीक है बच्चों,
तो सबसे पहले ओसोफेगस, ये जो ग्रास नली है, इससे होते हुए भोजन किस में पहुंचेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है अब यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा जब भोजन क्या करेगा? स्टोमैक में पहुँचेगा। यहाँ पे भोजन पहुँच गया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ भोजन आपका पहुँच गया। जब भोजन स्टोमैक में पहुँच जाता है तब यहाँ एक्टिव हो रहा है अब गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से देखिए बच्चों क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से दो प्रकार का एंजाइम निकलेगा और वो पहला होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलेंगे, और दूसरा होगा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। दूसरा होगा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, यानी पेप्सिनोजेन जो होता है निष्क्रिय होता है, उस समय में एक्टिव नहीं होता है जिस समय वह इस ग्लैंड से इसका स्राव होगा, यानी जिस समय यह निकलेगा। लेकिन होता क्या है कि जो HCl होता है, HCl सबसे पहले भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, यानी जो भोजन स्टोमैक में आया है वो अम्लीय हो जाता है, और जो कुछ जीवाणु ऊपर से आ गया उसको फिर HCl मारता है स्टोमैक में। ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा बहुत बच भी गया, लाइसोजाइम अगर कुछ जीवाणु को नहीं भी मार सका तो फिर स्टोमैक में HCl क्या करेगा? उस जीवाणु को मारेगा, और उस जीवाणु को मारने के बाद अब भोजन क्या करेगा? अम्लीय हो जाएगा। तो जो पेप्सिनोजेन है जो निकलता है, जो निष्क्रिय रहता है, उस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। कौन बदलता है? HCl बदलता है। HCl क्या करता है? पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, और जब पेप्सिनोजेन पेप्सिन में बदल जाता है तब यह प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखिए, स्टोमैक में प्रोटीन का पाचन होता है, और वो पाचन कौन करता है? वो पेप्सिन करता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों का पाचन स्टोमैक में नहीं होता है, केवल प्रोटीन का पाचन होता है जो पेप्सिन करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट का यहाँ पाचन करने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है स्टोमैक में, इसलिए उसका पाचन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, केवल पेप्सिन वहाँ रहता है स्टोमैक में, इसलिए जो है प्रोटीन का पाचन स्टोमैक में होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। फिर थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए कि आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है जो पेप्सिन करता है, इसको आप नोट करके याद रखिए। अब थोड़ा सा और देखिए बच्चों क्या होता है, अब भोजन यहाँ रह गया और जठर ग्रंथि से यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो भी एंजाइम निकलना था या भोजन में जितना मिलना था वो मिल गया। अब मिलने के बाद कुछ समय बाद भोजन क्या करता है, जो अनपचा भोजन है वो क्या करता है? अब वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में जब प्रवेश करेगा बच्चों, तो छोटी आंत में प्रवेश करेगा तो जिस भाग में छोटी आंत के जिस भाग में प्रवेश करेगा इसी भाग को आप डिओडेनम बोलते हैं। तो डिओडेनम में जैसे ही भोजन प्रवेश करेगा तो वहाँ जो पैनक्रियाज है उस पैनक्रियाज से फिर एंजाइम निकलेगा। ध्यान रखिए, फिर पैनक्रियाज जो ग्लैंड है जिसमें 98% जल और 2% एंजाइम पाया जाता है, उससे 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला ट्रिप्सिन निकलता है, दूसरा एमाइलेज निकलता है, तीसरा माल्टेज निकलता है और चौथा लाइपेज निकलता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज और माल्टेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। ध्यान रखिएगा, मुख से लेकर के स्टोमैक तक में वसा का पाचन नहीं होता है। ये कहाँ होता है? ये छोटी आंत के डिओडेनम में होता है। जब पैनक्रियाज से क्या होता है? जब पैनक्रियाज से निकलता है लाइपेज, जब पैनक्रियाज से लाइपेज निकलता है तो लाइपेज फैट का पाचन करता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि फैट का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा तो इसका आंसर होगा लाइपेज। और लाइपेज कहाँ से निकलेगा? तो वो पैनक्रियाज से निकलेगा, यानी अग्नाशय से निकलेगा। ठीक है बच्चों,
अब आपको थोड़ा और ध्यान देना है। अगर आपसे ये प्रश्न करें कि इसमें तीनों प्रकार का पाचन होता है, याद रखिए, अगर आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का पाचन होता है, तो वो हो जाएगा पैनक्रियाज। क्योंकि पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकला है, इस एंजाइम जितने निकले हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा तीनों का पाचन कर रहा है। इसलिए इससे निकलने वाला जो एंजाइम है वो तीनों का पाचन करेगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा यहाँ और ध्यान दीजिए कि यहाँ जो लीवर है, लीवर के बहुत सारे काम हैं हमारे शरीर में, इसलिए इस पर एक स्पेशल वीडियो हम लीवर पर बनाएंगे। लेकिन सिर्फ भोजन के पचने में लीवर का क्या काम होता है वो देखेंगे। जान लीजिए कि जो पित्ताशय है, लीवर में एक थैली नुमा रचना होती है जिसको आप गोल ब्लैडर कहते हैं। गोल ब्लैडर में लीवर क्या करता है, पित्त बनाकर इसमें जमा करता है, भेजता है और उसमें जमा करता है। कहाँ से पित्त बनता है ये आप लीवर जब पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे। लेकिन याद रखिए कि लीवर क्या करता है, पित्त बना के उस पित्त को इस गोल ब्लैडर में जमा करता है। यह कोई एंजाइम नहीं है, यानी भोजन को नहीं पचाता है, लेकिन इससे जो ये पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं, ये बाइल जूस देखिए यहाँ किस में आके मिलता है, पैनक्रियाज के नली में आकर मिलता है। तो पैनक्रियाज के जिस नली में मिलेगा वहाँ पर ये क्या करेगा कि पैनक्रियाज से निकलने वाले जो एंजाइम है उससे वो मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, पित्त, बाइल जूस मिल जाएगा। और मिलने के बाद जो पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम होते हैं उसको यह अधिक क्रियाशील कर देता है, एक्टिव कर देता है, जिससे भोजन का पाचन और ज़्यादा तीव्र गति से होने लगता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि लाइपेज जो होता है, लाइपेज में जब तक यहाँ पित्त नहीं मिलेगा तब तक लाइपेज जो है फैट का पाचन नहीं करेगा। इसीलिए फैट के पाचन के लिए गोल ब्लैडर से यहाँ बाइल जूस का निकलना अति आवश्यक है। इसके बिना लाइपेज जो है वो फैट का पाचन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया कि गोल ब्लैडर का क्या काम है। इसके बाद धीरे धीरे फिर भोजन जो है आगे की ओर फिसलता है, यानी कि जो छोटी आंत है उसके अगले भाग में जेजुनम में यानी मध्यांग में पहुंचेगा और फिर आगे होते हुए इलियम में पहुंचता है। जब भोजन इलियम में पहुंचता है तो ध्यान रखिए, इसमें इलियम में यानी जो ये छोटी आंत वाला भाग होता है इसमें भी फिर एंजाइम निकलेंगे। अब जो भी कुछ भोजन ऊपर से पचा या अनपचा आया है उन सभी का छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि छोटी आंत में और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पूरी तरह से पचा देता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों, ये जो हमारा पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज में एक स्थान है जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है, ये लैंगरहैंस नाम का एक वैज्ञानिक है जो इसको खोजा था, इसलिए उसी के नाम पर लैंगरहैंस की द्वीपिका नाम पड़ा है। इस लैंगरहैंस के द्वीपिका में यहाँ 4 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये 4 प्रकार के सेल में 4 प्रकार के कुछ द्रव निकलते हैं, जिनमें से अक्सर पूछा जाता है कि बीटा सेल जो होता है उससे इंसुलिन का स्राव होता है। ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन हमारे शरीर के हमारे ब्लड में मिलता है और ब्लड में जा करके यह ब्लड में शुगर को यानी ग्लूकोज को जो है नियंत्रित करता है। अगर किसी कारण से अगर यहाँ पर इंसुलिन का स्राव कम हो जाए तो हमारे शरीर में यानी कि हमारे ब्लड में चीनी की मात्रा यानी शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे लोग मधुमेह बीमारी के शिकार हो जाएगा। अग्नाशय जो होता है बच्चों, अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है
उसमें 4 प्रकार का सेल होता है। देखिए लंगरहैंस की जो द्वीपिका होती है उसमें 4 प्रकार का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल से जो द्रव का स्राव होता है, जो एलिमेंट निकलता है उसको जो के गौन नाम का एक एलिमेंट होता है जो निकलता है, और जो दूसरा होता है जो बीटा सेल होता है उससे आपका इंसुलिन और एमाइलिन 2 तरह का जो है एलिमेंट का स्राव होता है द्रव्य का। उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है इंसुलिन, जो कि आप जानते हैं कि इसके कम स्राव से यानी कम निकलने से ब्लड में जो है शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है अगर इसका स्राव कम हो तो, ठीक है ना। उस यानी कि अब इसको आप इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि इंसुलिन किस सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। इस बात को याद रखिए। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर को नियंत्रित करता है, और इसके कम स्राव से अगर ये कम निकलेगा तब ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा, ब्लड में बढ़ेगी, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद दूसरा वाई सेल होता है, जिससे अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड नाम का क्या होता है, एक द्रव्य पदार्थ निकलता है। और डेल्टा सेल जो होता है उसमें से जो निकलने वाला द्रव्य होता है वो होता है सोमेटोएस्टेनिन। इनके भी सबके अलग अलग काम हैं उसमें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो इंसुलिन है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो हो गया पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से जो निकला, अब आगे जब भोजन छोटी आंत में रहेगी, यानी जब वो इलियम में आ जाएगी, यानी कि जब वो डिओडनम से आगे बढ़ जाएगी, तब छोटी आंत में भोजन चाहे जो भी थोड़ा बहुत पचा हो या नहीं पचा हो, ये जो भी कुछ है अब वो सब का छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाएगा। तो पूर्ण पाचन जो होता है, तो देखिए छोटी आंत से जो जूस निकलेगा, जो रस निकलेगा, वो उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उस एंजाइम को देखिए। सबसे पहला एंजाइम होता है इरेप्सिन। जो इरेप्सिन होता है वो प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। याद रखिएगा बच्चों, प्रोटीन और पेप्टोन को ही एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है, और बाद में हमारे सेल में यही एमिनो अम्ल को भेजा जाता है। और शरीर क्या करता है, खुद प्रोटीन बनाएगा। तो जब वो प्रोटीन बनाएगा तो फिर जो आरएनए होता है उसके मदद से फिर ये एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन में चेंज हो जाता है, जितना शरीर को आवश्यकता होती है और जिस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे शरीर में टोटल 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है उस प्रकार के प्रोटीन को क्या करता है, हमारा शरीर खुद तैयार कर लेता है। किससे, अमीनो अम्ल से। याद रखिएगा, अमीनो अम्ल को किस में तोड़ के बनाया जाएगा, प्रोटीन में। तो प्रोटीन और पेप्टोन को इरेप्सिन क्या करता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। और अब जो अमीनो अम्ल है अब उसी को क्या करेगा, आगे हम यहाँ बताते हैं, पहले सबके बारे में जान लीजिए। फिर दूसरा है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोस और सुक्रोज, ये जो भी कुछ देखते हैं ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट से आया हुआ है, और वो कार्बोहाइड्रेट टूट कर बाद में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और ये लैक्टेज है जो किस में होता है, मिल्क में होता है। तो मिल्क में जो लैक्टोज होता है को क्या करता है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को जो दूध में होता है, मिल्क में होता है, उसको ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में बदल देता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, ये कुल मिलाकर ये तीनों किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, ठीक है। और ये लास्ट में है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो वसा होता है उसको ग्लिसरीन में या
और फैटी एसिड में बदल देता है, ग्लिसरीन में और फैटी एसिड में बदल देता है, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। तो क्या आपने देखा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज सबको किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, और वसा को किस में, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। तो ये जब बदल जाएगा तब अब शरीर के लिए अब ये उपयोगी हो गया, यानी शरीर अब इसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको, अमीनो अम्ल को, ग्लूकोज को, फिर ग्लिसरीन को, फैटी एसिड को, इसको करेगा। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, जो हमारा इलियम है, ये जो छोटी आंत है उसका जो ये वाला भाग होता है इलियम, इसमें उंगली जैसी रचना पाई जाती है, उंगली जैसी रचना, उसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। इलियम में विली पाई जाती है, एक उंगली जैसी रचना पाई जाती है, जो इस प्रकार की रचना होती है बच्चों, होती है, जो जिसको विली बोलते हैं। उस विली में दो प्रकार के वेसल्स पाए जाते हैं। पहला होता है बच्चों ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, एमिनो एसिड और ग्लूकोज को, ये जो एमिनो एसिड बना था और जो ग्लूकोज बना था, इन सभी को ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और ब्लड के थ्रू वो शरीर के प्रत्येक सेल को भेज देता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो आपका लाइपेज से जो फैट था, और लाइपेज जो फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बना था, उसको देखिए इसी विली में एक और वेसल्स होता है जिसको बोलते हैं लैक्टेल। लैक्टेल वेसल्स होता है जो क्या होता है, फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल को, इन दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के थ्रू उसको प्रत्येक सेल को भेज देता है उपयोगी के लिए। ठीक है बच्चों। तो जब ये सारी क्रियाएं हो जाती है तब भोजन जो है उसका जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंच जाती है, और तब पाचन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी पूर्ण रूप से छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद पाचन होने के बाद जब छोटी आंत में विली सभी एनर्जेटिक तत्वों को खींच लेती है, तब जो वो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो इसी रास्ते से बड़ी आंत में प्रवेश करती है, और जहाँ पर छोटी और बड़ी आंत मिलेगी वहाँ पर सीकम नाम का एक स्थान है जहाँ पर सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज का याद रखिएगा, यह जो सीकम होता है ये सेलुलोज का पाचन करता है। मनुष्य में सीकम बहुत छोटा होता है, इसलिए मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, लेकिन जो जानवर होता है उसमें सीकम की लंबाई ज़्यादा होती है, वो बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए सेलुलोज को वो पचा लेता है। कोई भी जानवर जो घास भूसा खाता है, घास भूसा में सेलुलोज पाया जाता है, अगर हम आप घास भूसा खा लेंगे तो वो नहीं पचेगा, क्योंकि हमारे शरीर में यानी हमारे इलियम में या हमारे आंत में सीकम नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों। तो सीकम वाला फंक्शन आप समझ गए, ये सेलुलोज का पाचन करेगा। तो जब भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो अवशिष्ट पदार्थ के साथ साथ जल भी इसमें उपस्थित होता है। तो जो बड़ी आंत होता है ये जल को एब्जॉर्ब करता है, जल का अवशोषण करता है। तो जल को बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो अवशिष्ट पदार्थ बचा वो बड़ी आंत के रास्ते होते होते यह जो रेक्टम होता है इस रेक्टम में जमा हो जाता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार जो भोजन का हमने जो ग्रहण किया था उसका पूरी तरह से हमारे शरीर ने उसको हमारे शरीर ने तोड़ा। जो एक जटिल प्रक्रिया होता है, जो जटिल अणु के रूप में रहता है, उसको हमारे शरीर में तोड़ा गया, उसको गलाया गया एंजाइम की मदद से, और उसके जो तत्व थे वो सारे शरीर क्या किए, एब्जॉर्ब कर लिए, और उस अवशिष्ट पदार्थ को क्या किया,
बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमारे शरीर को भोज्य पदार्थ का जो तत्व होता है वो प्राप्त हो जाता है और पाचन क्रिया समाप्त हो जाता है, यानी एक स्टेज समाप्त हो जाता है। फिर आप भोजन करेंगे, फिर यही क्रिया दोहराएगा। जब जब आप भोजन करेंगे तो यही क्रिया बार बार दोहराएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये सब जो चार्ट हमने दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और याद रखिए बच्चों, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमने बताया था कि यहाँ दो तरह का जो है निकलेगा एंजाइम। ठीक है बच्चों, जिसमें HCl था एक। ठीक है बच्चों, ये HCl क्या करता है, और उसका पेप्सिन था। ठीक है ना, तो HCl जो था, HCl जो इसके अमाशय की दीवार को डैमेज करता है, यानी इसको भी गलाता है। इसीलिए कहता है खाली पेट नहीं रहिए, कुछ न कुछ खाते रहिए। अगर आप कुछ न कुछ नहीं खाएंगे तो स्टोमक के दीवार को ये सब एलिमेंट क्या करेगा, गलाएगा। तो धीरे धीरे वो गैस्ट्रिक जूस में बनेगा, गैस्ट्रिक मतलब बीमारी होगा, गैस प्रॉब्लम होगा, और ये धीरे धीरे अल्सर में बदल जाता है, यानी आंत में आपको सूजन हो जाएगा, स्टोमक में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। तो याद रखिए, आखिर ऐसा कुछ है जो HCl से बचाता है बिल्कुल है। तो जान लीजिए, अमाशय से एक म्यूकस नाम का एलिमेंट निकलता है, एक पदार्थ का स्राव होता है जिसको हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं। वो क्या करता है, अमाशय के दीवार की रक्षा करता है। किससे, HCl से। वो क्या करता है, जब वो गलाएगा तो गला नहीं पाएगा, उससे वह ये क्या करेगा, उसकी सुरक्षा पर उसका एक कवर बन जाएगा, उसको गलाने से बचाएगा, यानी गलने नहीं देगा, इस मांसल भाग को गलने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। और यहाँ एक अपेंडिक्स होता है जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है, ये अपेंडिक्स है, इसका कोई यूज नहीं है। कभी कभी अगर ये बढ़ जाता है तो इसमें अगर सूजन हो जाता है तो पेट में दर्द होता है, जिसमें एक छोटा सा ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे तथ्यों को आप समझ गए होंगे। आज हमने सिर्फ पाचन तंत्र पर काम किया है, अब इसके बाद लीवर है, फिर जितने भी ग्लैंड है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं जो बताएंगे, फिर पेनक्रियाज पर स्पेशल वीडियो भी हम बनाएंगे और लीवर पर भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी भी साबित होगा, ये मेरा भरोसा है। ठीक है बच्चों, आप इसी तरह हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। आप अपने मित्रों को, दोस्तों को इस चैनल को शेयर करिए, उसको बोलिए शेयर करने के लिए, और सब्सक्राइब भी करिए, और निश्चित रूप से लाइक भी करिए, क्योंकि आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा आप पढ़ पाते हैं या नहीं पाते हैं, पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। तो याद रखिए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा बायोलॉजी का, इस पर आप ज़रूर कुछ न कुछ लिखेंगे, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।